हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है कि रोजाना हम लोग एमपीपीएससी के लिए एक सीरीज लेकर आते हैं। आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारे 11 बजे वाला सेशन नहीं हुआ, जिसको हम लोग अभी 12 बजे जो है कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, बिल्कुल। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, थैंक यू फॉर वेटिंग और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जो आप लोगों को 1 घंटा वेट करना पड़ा आज के सेशन के लिए। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम जो है हो गया था आज, उसके कारण ये सेशन थोड़ा सा डिले हुआ है। तो आज जो है हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम लोग कुछ ना कुछ एक एमपीपीएससी के एक टॉपिक्स को कवर करते जा रहे हैं। जैसे हमने कलचुरी डायनेस्टी को कवर किया, होलकर्स को कवर आज करेंगे हम लोग, परमार्स को कर चुके हैं हम लोग, भोपाल रियासत कल पढ़ी थी हमने। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अबाउट होलकर। इनको जो हम पढ़ेंगे वो किन के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग होलकर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज होलकर स्टेट के बारे में। होलकर स्टेट या होलकर रियासत, ये इंपॉर्टेंट सेशन होलकर रियासत के बारे में होगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग आज का जो लेक्चर है वो इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि कहां से क्या चीजें हुई। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोगों को आवाज आ रही है, मेरी सारी चीजें प्रॉपर हैं? तो लेट मी स्टार्ट। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए तो फिर सेशन को मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा सेशन, जो कि किसके बारे में है? होलकरों के बारे में। अब होलकर क्या थे, कहां से शुरुआत हुई, इसको थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, होलकर जो डायनेस्टी है इसमें जो है एक वर्ड है होल। ये किससे मिलकर बना है? होल। तो एक चीज बताई जाती है कि जो महाराष्ट्र में कई तरह की जो कास्ट होती हैं, वो जिस गांव में रहती हैं वहां से उनका नाम पड़ जाता है। जैसे आपने चापेकर सुना होगा, चापेकर ब्रदर्स, सावरकर। तो ये लोग जो थे उनका बताया जाता है कि ओरिजिनली जो था, जैसे कि आप चापेकर की बात करें, इसके अलावा जैसे होलकर हम पढ़ ही रहे हैं, सावरकर, गावस्कर, तेंदुलकर, ऐसे आपने कई सरनेम सुने होंगे। तो बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर जो जिस गांव में रहता था वहां से उसको नाम दे दिया जाता था। तो बताया जाता है कि जो होलकर थे ये कहां थे, तो महाराष्ट्र के एक गांव में थे जिसका नाम क्या था? होल। तो महाराष्ट्र के होल गांव के रहने वाले थे, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? होलकर पड़ गया। लेकिन क्या ये ओरिजिनली होल गांव से ही रहने वाले थे? तो ऐसा नहीं है। कई बुक्स जो हैं इनके बारे में जो डिटेल्ड वर्जन बताती है, तो ये बताया जाता है कि जो होलकर थे वो इससे पहले मथुरा में रहा करते थे, और मथुरा से विस्थापित होकर वहां से ट्रांसफॉर्म होकर कहां आए, तो ये महाराष्ट्र के होल गांव में आकर बस गए, और फिर इनका नाम क्या हो गया? तो इनका नाम होलकर हो गया। और होलकरों में ही जो है आपकी एक शुरुआत होगी। कहां से होगी? तो होलकर जो है शुरुआत होगी कहां से? मल्हार राव होलकर से। तो मल्हार राव होलकर जो थे वो किस गांव में रहा करते थे? तो होल गांव में रहा करते थे, इसके कारण इनको होलकर कहा जाने लगा। और ये जो है महाराष्ट्र के पुणे के पास एक जागीर हुआ करती थी होल, पुणे से 40 किलोमीटर दूर हुआ करती थी। किसकी बात कर रहे हैं हम? होलकर की। तो होलकरों में एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? मल्हार राव। मल्हार राव होलकर कहां के थे? तो मल्हार राव होलकर जो है महाराष्ट्र के होल गांव के थे। लेकिन बताया जाता है कि ये लोग ओरिजिनली कहां से आए थे? तो मथुरा से माइग्रेट होकर, मथुरा से विस्थापित होकर महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र में जिस गांव में बसे उसका नाम होल हुआ, होल से ये होलकर कहलाए। तो ये एक बेसिक चीज आपको समझने आ रही होगी कि इनका नाम होलकर कैसे पड़ा। तो ये चीज हो गई क्लियर। अब देखिए, दूसरी चीज इनकी कम्युनिटी के बारे में बोला जाता है। क्या ये मराठा थे? होलकर मराठा थे। तो ऐसा मराठा जो पेशवा बाजीराव थे उन्हीं की सेना में शामिल हुए थे। तो बाद में इनको मराठाओं का तबका मिल गया था, बट इनकी एक्चुअल अगर कम्युनिटी पूछी जाए तो इनकी कम्युनिटी क्या थी, इनका समाज क्या था? तो ये धनगर समाज के थे। धनगर, या इन्हीं को पाल कहा जाता है, पेस्टोरल, चरवाहे।
जो हुआ करते थे उस जनजाति से या जाति से बिलोंग करते थे। और ये जो थे मल्हार राव होलकर, बताया जाता है कि मल्हार राव होलकर जो थे, इस की शुरुआत, जो होलकरों की बात है वो इनसे ही शुरू होगी। कैसे होगी, थोड़ी सी बात समझते हैं। तो यहां तक आपको एक बेसिक चीज समझ में आ रही है कि भाई होलकर कौन, तो होल गांव में रहने वाले। कहां के थे ओरिजिनली, मथुरा से होल आए और होल गांव से जो है ये होलकर कहलाए। और होलकर जो थे वो एक्चुअल में क्या थे, एक धनगर कम्युनिटी हुआ करती है, एक धनगर जो पाल कहलाते हैं, चरवाहे कहलाते हैं, उससे ये बिलोंग करते थे। अब ये तो एकदम बेसिक चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे बात करते हैं कि ये शुरुआत कहां से हुई। तो इनकी शुरुआत जो हुई है वो किससे हुई है, मल्हार राव होलकर से हुई है। किससे हुई है, तो मल्हार राव होलकर से हुई है। अब ये मल्हार राव होलकर कौन थे, तो मल्हार राव होलकर को बताया जाता है कि ये एक व्यक्ति थे जो होल गांव में रहा करते थे और ये काफी डेयरिंग थे, काफी पराक्रमी थे। तो ये जो पेशवा बाजीराव है, पेशवा बाजीराव के पास गए। उस समय बताया जाता है कि जब ये इनके पिता की बहुत ही अर्ली एज में, बहुत ही कम उम्र में ये जो मल्हार राव होलकर थे, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इनकी माता ने ही इनको पाला था और बताया जाता है कि बचपन में इनके पास जो है एक सांप जो है आकर बैठ गया था। तो एक ज्योतिष ने जो है भविष्यवाणी की थी कि ये आगे चलकर जो है बहुत बड़े महाराज बनेंगे। तो वहां के जो सेठ थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी मल्हार राव होलकर से करा दी थी। ये बाद में पुणे में जो शिविर लगते थे मराठाओं के, वहां गए और मराठाओं की सेनाओं में भर्ती हो गए। तो पेशवा बाजीराव और पेशवा बाजीराव के जो पिता थे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ और पेशवा बाजीराव के समकालीन हुआ करते थे। तो पहले बालाजी विश्वनाथ जब थे तब उनके लिए ये काम कर रहे थे। बाद में पेशवा बाजीराव के बहुत सारे जितने भी हम बोलेंगे स्ट्रगल हुए, कैंपेन्स हुए, युद्ध हुए, उन सारों में कौन मौजूद हुआ करते थे, मल्हार राव होलकर हुआ करते थे। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था, तो 1693 में हुआ था। इनका जन्म 1693 में हुआ और ये कब तक रहे, तो 1766 तक रहे। तो इस पूरी घटना में जो है हम इनके बारे में चीजें देखेंगे। तो मैंने क्या बताया, शुरुआती जीवन काफी कैसे रहा, संघर्ष तौर पे रहा। पिता की जो है बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, माता ने इनको पाला था और ये जो जाकर बालाजी विश्वनाथ पेशवाओं की सेना में भर्ती हो गए थे, तो उनकी तरफ से ये लड़ा करते थे। तो यहां से शुरुआत हो जाती है। लेकिन अभी इनको आना है और आगे। तो अभी हमारी बात क्या हुई, सबसे पहले होल को हमने समझा कि होल गांव में ये रहते थे इसलिए नाम होलकर पड़ गया। कहां से आए थे, तो मथुरा से। कई किताबें कहती हैं कि मथुरा से जो है विस्थापित होकर, माइग्रेट होकर कहां आ गए, महाराष्ट्र के गांव में आए और पुणे के पास थे और पुणे में पेशवा रहा करते थे। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ की पहले सेना में थे और उसी के बाद जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई तो पेशवा बाजीराव के साथ थे। तो बताया जाता है कि जब बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली के लिए, जो सैयद बंधु थे, सैयद ब्रदर्स के लिए फर्रुखशेर के अगेंस्ट अपनी सेना भेजी थी, तो उसमें कौन गए थे, उसमें गए थे मल्हार राव होलकर। तो मल्हार राव होलकर कहां गए हैं, दिल्ली भी जा रहे हैं, किसके साथ, पेशवा के साथ। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी कई एक सेना की टुकड़ी भेजी थी, तो उस सेना की टुकड़ी में कौन गया था, मल्हार राव होलकर, और फर्रुखशेर के विरुद्ध जो है सैयद बंधुओं का साथ दिया था। बिल्कुल बिल्कुल नरेन। तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये जो है पेशवा बाजीराव की सेना में किस तरीके से शामिल हो गए और धीरे धीरे इनका कद बढ़ता चला गया। इन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स जो थे, पेशवा बाजीराव के जितने भी संघर्ष थे, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो उनको भी समझ लेते हैं। तो इसी में अगर हम बात करें तो आप यहां पर देख रहे हैं कि एक बात तो आपको यह समझ में आ गई। अब यहां पर जो है इंदौर में आपको एक जगह मिलती है राजवाड़ा। ये राजवाड़ा किसने बनवाया था, तो राजवाड़ा या राजवाड़ा जो कहा जाता है, राजवाड़ा बनवाया था मल्हार राव होलकर ने। तो ये कहानी थोड़ी सी समझते हैं कि ये कहां से शुरुआत हुई है। तो इसी में अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान से देखिए कि हुआ ये कि पेशवा बाजीराव जो थे, पेशवा बाजीराव बताया जाता है कि 1700 से 1739-40 तक ये इनका जीवन काफी अल्पकाल का रहा और पेशवा बाजीराव बहुत ही योद्धा थे। इनके ऊपर अभी एक मूवी भी आई थी जो बाजीराव मस्तानी, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं हम, पेशवा की। तो पेशवा जो थे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, काफी मजबूत थे, काफी वॉरियर थे, योद्धा हुआ करते थे। और इन योद्धा की जो आर्मी थी उसमें कौन शामिल हो चुका है, मल्हार राव होलकर हो चुके हैं। अब मल्हार राव होलकर जो हैं वो जितने भी कैंपेन्स हो रहे हैं उनमें
किसके साथ रहे थे? पेशवा बाजीराव के। पेशवा बाजीराव एक भी युद्ध नहीं हारे अपने इस जीवन में। इनकी जो मृत्यु हुई थी खरगोन में रावरखेड़ी है वहीं पे हुई है, ये भी मध्य प्रदेश में है। और अल्पकालीन 17-18 साल के जब थे तभी ये पेशवा बनने का मौका मिल गया था, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई थी। तो ये पेशवा बने और पेशवा की सेना में मल्हार राव तो पहले से थे, दिल्ली भी गए थे। तो जब भी पेशवा बाजीराव लड़ने जाते तो उनके साथ कौन जाते होंगे? मल्हार राव होलकर जाते होंगे। तो बताया जाता है कि मल्हार राव होलकर ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, किसके लिए? पेशवा बाजीराव के लिए। जिसमें अगर हम बात करें तो निजाम, हैदराबाद का निजाम जो था, हैदराबाद के निजाम से इन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसको बोलते हैं पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध किससे लड़ा है? निजाम से लड़ा है। इसमें भी कौन है? पेशवा बाजीराव के साथ मल्हार राव होलकर है। इसके अलावा भोपाल का युद्ध 1737 में एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं भोपाल का युद्ध। भोपाल का युद्ध जो हुआ था उसमें बताया जाता है कि पेशवा बाजीराव जो थे उनके पीछे दिल्ली का मोहम्मद शाह रंगीला भी पीछे पड़ा था, हैदराबाद का निजाम भी पड़ा था, और भोपाल का जो कल मैंने नवाब बताया था यार मोहम्मद खान, वो भी उस समय यहां पर हुआ करते थे। तो 1737 का जो पेशवा बाजीराव ने ये युद्ध जीता था उसमें भी कौन थे? मल्हार राव होलकर हुआ करते थे। तो मल्हार राव होलकर देख रहे हैं आप, हर जगह है। इसके अलावा मल्हार राव होलकर की बात करें तो मल्हार राव होलकर ने बाद में शाह आलम द्वितीय को भी जो है कई तरह से रक्षा प्रदान की थी, जो ये मुगल सम्राट था। तो इसका भी साथ कौन दे रहे हैं? मल्हार राव होलकर दे रहे हैं। पेशवा बाजीराव की सेना में भी है। पेशवा बाजीराव का एक कैंपेन हुआ था जो अटक में हुआ था। अटक जो है ये सिंध प्रांत में पड़ता है, तो वहां पर भी पेशवा बाजीराव की सेना लड़ने गई थी, जिसमें कौन शामिल थे? तो बताया जाता है मल्हार राव होलकर शामिल थे। तो मल्हार राव होलकर पेशवा बाजीराव के जितने कैंपेन्स हैं उसमें प्रेजेंट हुआ करते थे। जब ये सब कैंपेन्स में प्रेजेंट हुआ करते थे, सारे युद्ध लड़ रहे थे किसके लिए? पेशवा बाजीराव के। तो पेशवा बाजीराव ने क्या किया? इनको कुछ सूबे दे दिए, कुछ परागना दे दिए, कुछ गांव दे दिए, और उन्हीं में से जो गांव मिला था, वो जो परागना मिले थे, जो डिस्ट्रिक्ट्स मिले थे, इनको जो जागीर मिली थी वो मालवा की जागीर मिल गई। और इस तरीके से जो है पेशवा बाजीराव ने गिफ्ट के तौर पर मल्हार राव होलकर को उनके साथ देने के लिए क्या दे दिया था? तो इंदौर की जागीर, जो इंदौर इनके पास आया, वो समझने आ गया। ठीक है, देखिए आप जो कह रहे हैं कि इनकी जो डेट रॉन्ग है, वो रॉन्ग नहीं है। जो रूल किया है उन्होंने वो 1694 से जो है वो आए हैं 1766 तक। लेकिन जो हमने ईयर की बात करी है वहां पर जो है बात हो रही है कि कहां से वो स्टार्टिंग हुई है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शंस मिलता है, क्योंकि बेसिकली जितनी भी चीजें हैं वो बुक्स, इंस्क्रिप्शंस उनके बेसिस पे पढ़ी जाती है। तो जो है आपको मेनली याद रखना है कि ये पेशवा बाजीराव की सेना में आ गए थे। पेशवा बाजीराव का टाइम ये था, 1717 से इन्होंने कैंपेन करना स्टार्ट कर दिए थे। तो पालखेड़ा का युद्ध निजाम को हरा रहे हैं। इसके अलावा किसको? मोहम्मद शाह रंगीला और निजाम और भोपाल की सेना को सम्मिलित तौर पर भी हरा रहे हैं। शाह आलम को अभी सपोर्ट कर रहे हैं। अटक जो था सिंध में, बताया जाता है कि मराठाओं की जो पताका थी वो अटक से लेकर कटक तक थी। अटक मतलब सिंध और कटक मतलब उड़ीसा, इतनी बड़ी क्षेत्र में मराठा हुआ करते थे। तो उसमें भी कौन जाकर मदद कर रहा है? मल्हार राव होलकर मदद कर रहे हैं। तो मल्हार राव होलकर को क्या मिल जाता है? मल्हार राव होलकर को मिल जाता है इंदौर, और इंदौर में ही ये एक कैंप बनाते हैं जिसको बोलते हैं मल्हारगंज। आज भी इंदौर में आप जाएंगे तो वहां पर आपको मल्हारगंज मिलेगा, जो किसने स्थापित किया था? सबसे पहले आपका मल्हार राव होलकर ने किया था। मल्हार राव होलकर ने ही इंदौर में क्या बनवाया? राजवाड़ा। जो राजवाड़ा बहुत फेमस है, इंदौर में कोई भी होगा तो उसको राजवाड़ा के बारे में पता होगा। तो राजवाड़ा भी किसने बनवाया? मल्हार राव होलकर ने बनवाया। तो ये एक बात आपको समझने आ रही है। तो यहां से जो चीजें हैं इनको आप यहीं से शुरुआत होगी। तो इंदौर के जो होलकर हैं वो ओरिजिनली इंदौर के नहीं थे, लेकिन इंदौर कैसे मिल गया? पेशवा बाजीराव से मिल गया। और यहां से एक इंदौर की डायनेस्टी शुरू होगी जिसको हम कहेंगे होलकर डायनेस्टी, होलकर रियासत, होलकर स्टेट। तो यहां से जो है हम शुरू करते हैं होलकरों के बारे में। तो मल्हार राव होलकर के बारे में इतने फैक्ट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या बना दिया? इंदौर में अपनी कैपिटल बना दी। इंदौर जो है इनकी राजधानी बन गई। इसके अलावा इंदौर में इन्होंने क्या बनवाया है? तो राजवाड़ा बनाया है। इंदौर की जो है आपके मेनली जो एक लोकेशन है राजवाड़ा, ये जो राजवाड़ा है ये कहां पर है? इंदौर में है। किसने बनवाया था? मल्हार राव होलकर ने बनवाया था। अब देखिए मल्हार राव होलकर के बाद
जो है मल्हार राव होलकर जो है पावर में आ गए हैं। लगभग बताया जाता है कि 1721 के बाद से इंदौर पर पूरी तरह से कैंपेन स्टार्ट हो गया था इनका, तो इंदौर उस समय से इनके हाथ में आ गया। यहां का डेवलपमेंट, यहां की सारी चीजें किसके हाथ में है? मल्हार राव होलकर। तो इंदौर का एक नाम आपको क्या मिलेगा? मल्हार नगरी भी मिलेगा। मल्हार नगरी क्यों मिलेगा? क्योंकि मल्हार राव होलकर के नाम पर है। इंदौर का वैसे नाम इंद्रेश्वर मंदिर के कारण इंदौर पड़ा, पहले इंदूर था फिर इंदौर हुआ, लेकिन इंदौर का एक नाम क्या है? मल्हार नगरी। तो मल्हार नगरी जो कहा जाता है इंदौर को, वो किस लिए कहा जाता है? मल्हार राव होलकर से कहा जाता है। अब देखिए यहां से इतनी बात आपको समझने आ रही है कि ये जो है इससे जुड़ा हुआ है। अब देखिए क्या बात होती है आगे। तो इसमें जो है कहा जाता है कि जो मल्हार राव होलकर थे, मल्हार राव होलकर का एक बेटा था जिसका नाम था खांडे राव। मल्हार राव होलकर का ही बेटा कौन है? खांडे राव। और खांडे राव की शादी किससे करवाई थी इन्होंने? तो अहिल्याबाई होलकर से करवाई थी। तो अब यहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है आप देखेंगे सबसे पहले रूलर कौन हुए? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर के बाद जो है इन्हीं के जो बेटे थे उनका नाम था खांडे राव। क्या नाम था? खांडे राव। खांडे राव को बताया जाता है कि 1754 में 1754 में ये गए थे कुंभेर की लड़ाई में। कुंभेर लड़ने गए थे राजा सूरजमल से, और राजा सूरजमल से लड़ते समय तोप का गोला इनके पास गिर गया था, इनकी पालकी, और इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पर? कुम्हेर में। भरतपुर के पास जगह है ये। तो राजस्थान के भरतपुर में राजा सूरजमल से लड़ते हुए किसकी मृत्यु हो गई? तो खांडे राव की हो गई। किसके बेटे थे? मल्हार राव होलकर के। और यही थे अहिल्याबाई होलकर के पति। जो अहिल्याबाई होलकर की शादी हुई थी वो किससे हुई थी? खांडे राव से हुई थी। तो खांडे राव की मृत्यु हो गई। तो खांडे राव का जो बेटा था वो अल्पकालीन के लिए बना था, जिसका नाम था माले राव होलकर। माले राव होलकर किसका बेटा है? खांडे राव होलकर का। मतलब पोता किसका है? मल्हार राव होलकर का। अहिल्याबाई होलकर का जो बेटा है, अहिल्याबाई और खांडे राव का, तो माले राव के हाथ में गद्दी आई थी। कुछ समय बाद माले राव की भी मृत्यु हो गई। तो फिर जो है बताया जाता है कि 1766 में किसकी मृत्यु हुई? मल्हार राव होलकर की हो गई। 1754 में मृत्यु किसकी हो गई? खांडे राव की हो गई। इसके अलावा माले राव होलकर भी 1767 में मर गए। तो अब जो है जब गद्दी खाली हो गई तो फिर कौन बना? तो उसके बाद जो है इंदौर के अंदर जो शासिका बनी वो कहलाती है अहिल्याबाई होलकर। और अहिल्याबाई होलकर आगे चलकर देवी अहिल्याबाई बनी। वो कैसे बनी, क्या क्या चीज थी, क्या इनके अंदर खासियत थी, वो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो आपको यहां पर समझने आ रहा है कि इनिशियल रूलर्स में कौन है? तो मल्हार राव होलकर है। मल्हार राव होलकर के ही बेटे खांडे राव हैं। खांडे राव का बेटा माले राव है। माले राव की भी अल्पकालीन जो है आयु में मृत्यु होने के बाद अहिल्याबाई होलकर ने जो है पूरा होलकर वंश को संभाला था। तो ये काफी बड़ी योद्धा थी, बहुत बड़ी जो है डिप्लोमेट भी हुआ करती थी। आर्किटेक्चर्स, स्थापत्य कला का भी इन्होंने विस्तार किया। ये एक धर्मनिरपेक्ष भी थी, साथ साथ मंदिरों का निर्माण भी करवाया, बहुत सारे काम करवाए। फीमेल्स को जो है एम्पावरमेंट किया, महिला सशक्तिकरण किया। ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे आज की डेट में। तो ये जो है अहिल्याबाई होलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंस पर्सनालिटी है। आज जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है। तो अहिल्याबाई होलकर जो है एक बहुत ही एक परफेक्ट फिगर्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। उन्होंने क्या क्या किया था उसको भी आज हम लोग समझेंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे जो है पूरे होलकर्स की। तो यहां पर आपको दिख रहा है अहिल्याबाई होलकर रही। अहिल्याबाई होलकर के ही जो सेनापति थे तुकोजी राव होलकर। तो उसके बाद गद्दी इनके पास आई थी, तुकोजी राव होलकर। फिर आए थे यशवंत राव होलकर। यशवंत के बाद मल्हार राव, मल्हार राव के बाद तुकोजी राव, ये दूसरे थे। फिर शिवाजी राव, शिवाजी राव के बाद तुकोजी राव थर्ड, और लास्ट जो बने थे वो यशवंत राव द्वितीय बने थे। तो इन तक हमें पूरी कहानी समझनी है कि क्या क्या हुआ है इसके बीच में। तो ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। तो आपको यहां पर एक बेसिक तरीके की चीजें समझने आ रही होंगी। तो देखते हैं। अब देखिए जो बताया जाता है कि अहिल्याबाई होलकर जो थी, अहिल्याबाई होलकर की शादी किससे हुई है? खांडे राव से हुई है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब खांडे राव की तो खुद मृत्यु हो गई 1754 में। तो 1754 में खांडे राव की मृत्यु हो गई थी। तो फिर जो है आपका बताया जाता है कि उस समय राजा कौन थे? मल्हार राव होलकर ही थे 1754 में। 1766 में बताया जाता है कि मल्हार राव होलकर जो है भिंड के राजा से, गोहड़ के जो राजा थे उनसे लड़ने गए थे। और गोहड़ के राजा से लड़ने में अहिल्याबाई होलकर भी इनके साथ गई थी। और अहिल्याबाई होलकर वहीं पर थी। बताया जाता है मल्हार राव होलकर की वहां तबियत खराब हो गई थी। और जो मल्हार राव होलकर हैं उनकी मृत्यु कहां हुई? तो भिंड के आलमपुर में हुई। भिंड के आलमपुर में, लाहार तहसील है वहां पे,
वहां पर उनकी मृत्यु हुई। देवी अहिल्याबाई होलकर ने जो बताया जाता है मल्हार राव होलकर की जो छतरी है, जो समाधि बोल सकते हैं या छतरी जो है, वो कहां पर बनवाई थी? तो भिंड के आलमपुर में, जो लाहौर तहसील में आता है, वहां पर है। तो ये किसकी जो है समाधि है या छतरी है? तो याद रखेंगे मल्हार राव होलकर की छतरी कहां मिलेगी आपको? भिंड की आलमपुर में लाहौर तहसील के अंदर मिलती है। तो ये किसने बनवाई थी? अहिल्याबाई होलकर ने बनवाई थी। तो अहिल्याबाई होलकर धीरे धीरे यहां पर जो है प्रोमिनेंस स्थापित कर रही हैं अपना। इसके बाद जो हमने बात करी खांडे राव की, तो ये किसके बाद बने? तो हमारा मल्हार राव के बाद जो है इन्हीं के बेटे हैं खांडे राव, और खांडे राव कहां मर गए? भरतपुर में मर गए। तो खांडे राव की शादी किससे हुई है? अहिल्याबाई से हुई है, अहिल्याबाई होलकर। और अहिल्याबाई और खांडे राव का जो बेटा है उसका नाम है माले राव, और इनकी एक बेटी भी थी मुक्ताबाई, और मुक्ताबाई की शादी किससे हुई थी? यशवंत राव फडसे से, यशवंत राव फडसे। तो ये देख लीजिए कि भाई मल्हार राव का बेटा खांडे राव, शादी किससे हुई? अहिल्याबाई होलकर से। अहिल्याबाई होलकर और खांडे राव से कौन हुआ है? माले राव हुए हैं। माले राव के बाद मुक्ताबाई के बाद यशवंत राव, जो मुक्ताबाई थे इन्हीं के जो है भाई मतलब बहन है मुक्ताबाई, और मुक्ताबाई की शादी किससे हुई थी? यशवंत राव फडसे से। इनका पूरा का पूरा परिवार जो है वो समाप्त हुआ या सबकी मृत्यु हो गई। पहले जो है सबसे पहले किसकी हो रही है? 1754 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा 1766 में 1766 में इनकी मृत्यु हो गई मल्हार राव होलकर की। माले राव होलकर की 1767 में हो गई। इसके अलावा यशवंत राव फडसे जो थे, यशवंत राव फडसे की भी मृत्यु हो गई थी। तो पूरा का पूरा परिवार जो है इनका सबका जो है एक तरीके से आगे कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो इनके जो सेनापति थे अहिल्याबाई होलकर के, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तुकोजीराव होलकर, उन्होंने सारी बागडोर संभाली थी। तुकोजीराव होलकर अहिल्याबाई होलकर को मातोश्री बोलते थे, तो ये याद रखेंगे। तो यहां पर जो है इनका जितना भी वंश था वो तो समाप्ति हो गया था। जो खांडेराव होलकर की मृत्यु भरतपुर में हो गई कुम्हेर के राजा सूरजमल से। उसके बाद जो है मालेराव आए, मालेराव की खुद मृत्यु हो गई 1767 में। जब गद्दी खाली हुई तो अहिल्याबाई होलकर को जो है क्या बनना पड़ा? शासिका बनना पड़ा। तो अहिल्याबाई होलकर जो है इस परिस्थितियों में जो है शासिका बनी थी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई भी परिवार का नहीं था। उस स्थिति में अपने राज जो पूरा था कि राज को संभाला और उसको इतनी ऊंचाइयों तक लेकर गई। इसलिए अहिल्याबाई होलकर को इतना ज्यादा जो है प्रोमिनेंस दिया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि सब जो है इनके यहां समाप्त हो गए, सबकी मृत्यु हो गई कैसे ना कैसे। तो माले राव मर गए, खांडे राव मर गए, मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई, यशवंत राव फडसे की भी मृत्यु हो गई। तो फिर जो है गद्दी किसके हाथ में आती है? अहिल्याबाई होलकर के बारे में हाथ में आती है। तो अहिल्याबाई होलकर जो है 1767 में जो है गद्दी संभाल लेती हैं। अब जो इनका साथ देते हैं वो कौन देते हैं? तो इन्हीं का जो सेनापति होता है तुकोजीराव होलकर। तुकोजीराव होलकर इनके सेनापति रहते हैं, काफी वफादार रहते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? मातोश्री। मातोश्री किसको बोलते हैं? ये अहिल्याबाई को मातोश्री बोलते हैं। सुमित्रा महाजन का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने भी अभी अहिल्याबाई होलकर के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है मातोश्री, ये भी याद रखेंगे। तो तुकोजीराव होलकर जो थे इनके काफी वफादार सैनिक थे, और इन्होंने भी राज जो थी पूरी बागदौड़ संभाल कर रखी हुई थी। तो अहिल्याबाई होलकर के पास जब गद्दी आई तो बहुत सारी समस्याएं भी साथ में आई। इनके साथ जो है बहुत ही सारी चीजें थी। तो बताया जाता है कि जब ये शासिका बनी थी तो उस समय कहां से थी? इंदौर से थी। तो इंदौर पर जो है कई तरह से लोगों ने इनके ऊपर आक्रमण करना चालू कर दिया था, जिसमें पेशवा जो था, पेशवा की गद्दी के लिए जो है बताया जाता है रघुनाथ राव जो था, रघुनाथ राव ने भी इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए जो है पत्र लिख दिया था। तो रघुनाथ राव को भी इन्होंने जो है काफी चुनौती दी थी, उनको पत्र भी लिखा था, रघुनाथ राव से अपने राज्य को बचाया था। इसके अलावा बताया जाता है कि इसी समय जब अहिल्याबाई होलकर थी तो इस समय एक और व्यक्ति आक्रमण कर रहा था जिसका नाम था महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया को बताया जाता है कि एक युद्ध हुआ था जिसको लखेरी का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ लखेरी, उसमें भी अहिल्याबाई होलकर ने हराया था।
इसके अलावा जब बहुत ज्यादा सिंधियाओं का इनके ऊपर आक्रमण होने लगा था, क्योंकि सिंधियाओं के पास इंदौर के पास ही एक जागीर थी उज्जैन, वो भी पेशवा बाजीराव ने राणोजी सिंधिया को दी थी, तो ये भी एक घटना हुई थी। क्योंकि बताया जाता है कि जब पेशवा बाजीराव की अल्पकालीन मृत्यु हो गई थी तो मराठाओं की जो है पताका काफी गिर गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो है 1761 में एक युद्ध हुआ था जिसको कहा जाता है तीसरा पानीपत का युद्ध। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा हार गए थे, किससे? अहमद शाह अब्दाली से। तो उस अहमद शाह अब्दाली के बाद मराठाओं का जो है थोड़ा सा पतन हुआ था, लेकिन महादजी सिंधिया ने वापस से उनकी पताका वहां पे कर दी थी। अब उसी समय अहिल्याबाई होलकर भी थी, तो ये बार बार उन पर आक्रमण करते रहते थे। तो अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहां लेकर चली गई? महेश्वर। तो राजधानी बदली है, पहले इंदौर थी, किसने राजधानी बदल दी? तो अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदल दी? इंदौर से किस तरफ लेकर चली गई? इंदौर से हो गई महेश्वर। तो ये क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में कि किसने जो है आपका इंदौर से महेश्वर को राजधानी बदला था? तो अहिल्याबाई होलकर ने बदला था, क्योंकि सिंधिया जो थे वो आक्रमण बार बार कर रहे थे, उज्जैन की जागीर उनके पास हुआ करती थी। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इनके बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग समझते हैं। जैसा कि पता है आपको, सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं वुमेन एम्पावरमेंट की। वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारी चीजें बदली। इनके समय क्या था कि इससे पहले ऐसा था कि अगर जैसे किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो पूरी की पूरी उनकी संपत्ति राज हड़प लेता था। तो ऐसे कई चीजें हुई। तो एक बार जो है अहिल्याबाई होलकर के पास जो है एक विधवा आई, जिन्होंने बोला कि हमारे पति की तो सारी संपत्ति हड़प ली, अब हम हमारा जीवन यापन कैसे करेंगे? तो उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने इसमें परिवर्तन लाया था और किसी भी विधवा की जो है प्रॉपर्टीज को हड़पना बंद करवाया था। तो महिलाओं को सशक्तिकरण में इन्होंने बहुत साथ दिया। दूसरा, इन्होंने अलग से एक फीमेल्स की जो है एक तरीके से आर्मी बनाई थी। इनमें जो है एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी फीमेल्स की, मतलब महिलाओं को जो है ये अपनी सेना में भी भर्ती करा रही हैं, उनको पूरा वेल ट्रेन कर रही हैं। और उसको वेल ट्रेन करने के लिए एक फ्रेंच जनरल को रखा था। एक फ्रेंच जो था इनको पूरी तरह से ट्रेन करता था। तो इनके यहां फीमेल्स जो थी वो मिलिट्री में, आर्मी में हुआ करती थी, सेना में। इन्होंने उस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया, उनके जो हक थे उनको दिलवाना चालू किया, उनकी संपत्ति में उनका पूरा का पूरा अधिकार किया। सिंधिया जो थे इस समय, देखो सिंधियाओं की शुरुआत हुई थी राणोजी सिंधिया से, और राणोजी सिंधिया के बाद जो है महादजी सिंधिया के समय जो है अहिल्याबाई होलकर हुआ करती थी। राणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर जो थे वो समकालीन थे, पेशवा बाजीराव की सेना में दोनों हुआ करते थे। तृतीय जो आपका पानीपत का युद्ध हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो है मल्हार राव होलकर भी थे, मल्हार राव होलकर के साथ राणोजी सिंधिया भी थे। लेकिन बाद में इन लोगों के बीच में आपस में भी लड़ाई हुई थी, तो इसलिए जो है अहिल्याबाई होलकर अपनी राजधानी इंदौर से लेकर महेश्वर आ गई। अब देखिए मैंने क्या बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने क्या किया, तो महिलाओं से जो उनकी संपत्ति हड़प ली जाती थी उसको बंद करवाया। इनको जो है फ्रेंच जनरल दुदुराने करके था, उससे जो है अपने यहां जो फीमेल्स थी उनकी ट्रेनिंग करवाई, तो फीमेल्स का भी काफी एम्पावरमेंट होने लगा। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि ये केवल जो है काफी धार्मिक थी, ये वॉरियर भी थी, योद्धा भी थी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब मल्हार राव होलकर लड़ने जा रहे हैं, मल्हार राव होलकर कहां लड़ने गए थे? भिंड में लड़ने गए थे गोहद के राजा से। तो उनके साथ कौन थी? अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने हरा दिया था किसको? गोहद के राजा को। इसके अलावा लखेरी के युद्ध में किसको हरा रही हैं? लखेरी के युद्ध में ये जो है महादजी सिंधिया को भी हरा रही हैं। इसके अलावा जो पेशवा की गद्दी के लिए रघुनाथ राव भी कर रहा था, तो रघुनाथ राव को लगा कि हम इंदौर हड़प लेते हैं, तो रघुनाथ राव को बताया जाता है कि इन्होंने एक पत्र लिखा था, और इस पत्र में रघुनाथ राव को बोला था कि आप अगर युद्ध जीत गए तो आप एक महिला को हराकर युद्ध जीतेंगे, और अगर हार गए तो आपकी बहुत बदनामी होगी। इस तरीके से बोला जाता है कि उन्होंने रघुनाथ राव के अटैक को बचा लिया था और अपने राज्य को जो है सुरक्षित किया था। जो अपने राज्य, इनकी जो बेटी थी मुक्ताबाई, यशवंत राव फडसे से भी उनकी का विवाह करवाया था ताकि राज्य की रक्षा हो सके। तो ये जो है यशवंत राव फडसे निम्न जाति से थे, तो भी इनके अंदर जात पात का कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं था। दूसरी बात करें तो ये सेकुलर थी, ये धर्मनिरपेक्ष भी बताई गई हैं। इनके जो बॉडीगार्ड थे उनमें बॉडीगार्ड में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शरीफ भाई। तो बताया जाता है कि ये जो थी
एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर रूलर थी, किसी भी तरह से कोई झगड़ा नहीं था धर्म के आधार पर। तो इनके ही बॉडीगार्ड में शरीफ भाई हुआ करते थे, इस तरीके से सबको लेकर चलती थी। इस समय जब अहिल्याबाई होलकर शासन कर रही थी तो बहुत सारे मुस्लिम शासक थे इस समय। टीपू सुल्तान की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, सोमनाथ का मंदिर का जो है इन्होंने निर्माण उस समय करवाया, काशी विश्वनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, कोई भी अगर हम तीर्थ या पुरी उठाकर देखेंगे वहां पर अहिल्याबाई होलकर ने जो है वहां का जीर्णोद्धार, वहां पर धर्मशालाएं, बहुत सारे धार्मिक कार्य कराए थे। तो ये जो है आपका बोला जाता है कि सेकुलर भी थी उस समय और साथ साथ इन चीजों का इन्होंने निर्माण भी करवाया था। अत्यधिक धार्मिक भी थी, योद्धा भी थी, सेकुलर भी थी, महिलाओं को भी शक्तिशाली कर रही थी। दूसरी अगर हम बात करें, डिप्लोमेट भी थी। इनमें ऐसा नहीं था कि किसी एक तरफ ही झुकाव था, डिप्लोमेसी भी इनकी बहुत अच्छी थी। जैसे मैंने आपको रघुनाथ राव की कहानी सुनाई कि रघुनाथ राव को इन्होंने केवल डिप्लोमेटिक वे में उसको अटैक करने से बचा लिया था। तो इनके अंदर जो है राजनयिक गुण भी हुआ करते थे। इसके अलावा प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर थी, इन्होंने इकोनॉमी पर भी पूरा साथ दिया। महेश्वर में आज महेश्वरी साड़ी जो है उसकी शुरुआत जो है एक तरीके से किसने करी, क्योंकि कोई भी राज्य जो होता है, कोई भी जो साम्राज्य होता है वो तभी टिका रहता है जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर का रूल चलता है, E इक्वल्स टू E। आपका जितना बड़ा साम्राज्य होगा उतनी बड़ी इकोनॉमी होगी। यह इकोनॉमी के शैटर होने से, किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था के पतन होने से उस राज्य का भी पतन हो जाता है। तो ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर थी। सारी चीजें इंदौर से लेकर महेश्वर तक जो भी सारी चीजों का इन्होंने विकास किया, डेवलपमेंट किया, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक गुणों थे उनके कारण किया। इसके अलावा आर्ट एंड लिटरेचर्स, इनके यहां पर जो है बहुत सारी स्थापत्य कला स्थापित हुई, आर्टिस्टिक वर्क, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है बनवाई हैं। साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो है इनकी कोर्ट में मोरोपंत, फंदी, ऐसे कई बड़े बड़े जो है साहित्यकार, संगीतज्ञ, ये सारे इनकी कोर्ट में प्रेजेंट रहा करते थे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि भाई अहिल्याबाई होलकर जो है इतने सारे गुणों से मौजूद हैं। देखिए, ओरिजिन ऑफ होलकर के बारे में मैंने ये कहा है कि ओरिजिन ऑफ होलकर जो है होल गांव से हुआ है, लेकिन बताया जाता है, कई बुक्स इनको कहती हैं ऐसा कि ये जो है ओरिजिनली कहां से आए थे, मथुरा से आए थे। जैसे एक क्वेश्चन एमपीपीएससी ने अभी रिसेंटली पूछा था शुंगों के बारे में। आप शुंग के बारे में पढ़ेंगे तो शुंग जो है पाटलिपुत्र पे रहे या फिर उनकी राजधानी विदिशा रही, लेकिन एमपीपीएससी एक बार पूछ चुका है कि शुंगों के ओरिजिन कहां से थे, मतलब उनके पूर्वज कहां से थे, तो उसका आंसर उज्जैन था। वैसे ही होलकरों के बारे में अगर, वैसे तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्योंकि ये होल गांव से ही थे, लेकिन कई बुक्स ने ऐसा कहा है कि इनके जो पूर्वज थे पहले कहां रहते थे, मथुरा, और मथुरा से विस्थापित होकर महाराष्ट्र में आए थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। तो अहिल्याबाई होलकर के आपको इतने सारे जो है चीजें पता चल रही हैं। इसके अलावा जो है अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर का पूरा निर्माण करवाया, महेश्वरी साड़ी, और महेश्वर को अपनी राजधानी बनाने का काम जो है किसने किया है, अहिल्याबाई होलकर ने किया है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें, जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है आपका, इसके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितनी पुरी हैं, यहां पर भी मंदिरों के निर्माण इन्होंने काफी करवाए। यहां पर जितनी धर्मशालाएं हैं उनमें जो है अहिल्याबाई होलकर का भी जो है बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा कोई पुरी, कोई धाम नहीं है जहां अहिल्याबाई होलकर ने कोई भी धार्मिक काम नहीं किया हो, कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया हो। अभी आपने सुना होगा कि काशी विश्वनाथ में एक कॉरिडोर बनाया गया था, जो कि दिसंबर माह में नरेंद्र मोदी जी वहां गए भी थे और उसका इनॉग्रेशन किया गया था। वहां पर भी देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगाई गई है उनको सम्मान देने के तौर पर। तो याद रखेंगे, इतनी सारी जगहों का इन्होंने निर्माण करवाया। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, हर जगह कोई भी तीर्थ पर चले जाइए वहां पर अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाई गई सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तुकोजी राव अभी 1857 के रिवोल्ट पे भी आ रहे हैं हम। Holkar dynasty was a Maratha clan of Dhangar. Holkars were generals under Peshwa Bajirao and later become Maharajas of Indore. Later become princely state under British. ये आपकी बात मैं पूरी समझ रहा हूं, लेकिन मैं आपको जो बोल रहा हूं वो भी आप समझिए कि हम ये बोल रहे हैं कि भाई इनका ओरिजिन जो है वो होल गांव से ही हुआ है, लेकिन इनके जो पूर्वज थे, अब जैसे कि अगर हम मालवा की बात करें, आप मालवा का इतिहास पढ़ेंगे तो मालवा का नाम मलव जाति से पड़ा है। अब वो मलव जाति रहती तो मालवा में थी, लेकिन उससे पहले जब आपका एलेक्जेंडर आया था, एलेक्जेंडर के समय वो पंजाब में रहा करती थी। पंजाब के आसपास जो नदियों का, रावी नदी जो है, सिंधु नदी, उसके आसपास रहा करते थे। और जब ग्रीकों का आक्रमण हुआ था तो वो क्षेत्र छोड़कर कहां
कहां आ गए थे, मालवा में आ गए थे, उनके कारण इस जगह का नाम मालवा पड़ा था। वैसे ही हम बात कर रहे हैं कि होलकर ही कहेंगे, सारी बुक्स में ऐसा ही दिया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ बुक्स कहती हैं कि इनके पूर्वज जो थे वो मथुरा से आए थे, ये मैं बात कह रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनके बाद जो है जब इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी मृत्यु के बाद गद्दी किसके हाथ में आई, तुकोजीराव होलकर के हाथ में आई। तुकोजीराव होलकर ही इनके जो है बोला जाए कमांडर थे, सेनापति हुआ करते थे। तो अहिल्याबाई होलकर के बाद जो है किसके पास गद्दी आ रही है, तो अहिल्याबाई होलकर के बाद इनके जो सबसे वफादार थे, लॉयल थे, वो थे तुकोजीराव होलकर। अब तुकोजीराव होलकर इनके सेनापति थे, तो इनके सेनापति को जो है गद्दी दे दी गई थी, क्योंकि इनका कोई भी वारिस नहीं था। क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मल्हारराव होलकर मर गए, खांडेराव होलकर मर गए, मालेराव होलकर बन गए, आपके यशवंतराव फटसे जब मर गए थे तभी तो अहिल्याबाई होलकर बनी थी, और पूरी तरह से जो इनके सेनापति थे यही पूरी बागडोर संभालते थे। तो तुकोजीराव होलकर जो थे ये मातोश्री बोलते थे अहिल्याबाई होलकर को, और काफी वफादार थे और काफी योद्धा भी थे। तो ये बात समझने आ गई कि तुकोजीराव होलकर कौन है। तो यहां पर तुकोजीराव होलकर के पास गद्दी आई, और तुकोजीराव होलकर ने कुछ समय तक जो है शासन किया। इन्हीं के 4 पुत्र थे, इनके ही 4 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा था काशीराव। काशीराव के बाद जो दूसरा बेटा था उसका नाम था मल्हारराव। इनको कई जगह मल्हारराव द्वितीय भी कह दिया जाता है या मल्हारराव भी कहा जाता है। इसके अलावा जो तीसरा बेटा था उसका नाम था बिट्ठू जी, बिट्ठू या विट्ठू जी बोलते हैं इनको। और चौथा बेटा जो था उसका नाम था यशवंतराव। तो ये 4 बेटे हुआ करते थे। तो तुकोजीराव के बाद गद्दी किसके पास गई, काशीराव के पास गई। और जब काशीराव था तब सिंधिया जो थे, उस समय सिंधिया का नाम है दौलतराव। तो सिंधिया के समय कौन हुआ करते थे, दौलतराव सिंधिया हुआ करते थे। तो काशीराव ने किससे मदद मांगी, ये बताया जाता है ये हैंडीकैप थे, ये क्या थे, एक तरीके से विकलांग थे, दिव्यांग हुआ करते थे। तो इन्होंने मदद मांगी थी दौलतराव सिंधिया से, क्योंकि इनको लगता था कि इनके भाई मल्हारराव होलकर के पास गद्दी चली जाएगी। तो दौलतराव सिंधिया की मदद से इन्होंने किसको मरवा दिया था, मल्हारराव होलकर द्वितीय को मरवा दिया था। बाद में बताया जाता है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे, पेशवा बाजीराव सेकंड, बाजीराव फर्स्ट अलग है, बाजीराव सेकंड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। पेशवा बाजीराव सेकंड से एक युद्ध हुआ था, जिसमें एक युद्ध क्या बोला जाए कि बिट्टू जी को उन्होंने मरवा दिया था। कोई बात पर उनकी जो है एक तरीके से ईगो हर्ट हो गया था, कुछ बातचीत खराब हो गई थी। तो बताया जाता है कि बिट्टू जी को जो है किसने मार दिया, तो बिट्टू जी को जो है आपका पेशवा बाजीराव सेकंड ने मार दिया। इसके अलावा दौलतराव को किसने मार दिया था, दौलतराव सिंधिया ने मल्हारराव होलकर को मार दिया। तो यहां पर जो है इसमें तुकोजीराव होलकर के 4 बेटे, जिनमें से काशीराव हैंडीकैप थे, डर था कि गद्दी छिन जाएगी, तो दौलतराव सिंधिया की मदद से मल्हारराव को मार दिया। एक झगड़ा हुआ बिट्टू जी के बीच में, किसके, पेशवा बाजीराव सेकंड और बिट्टू जी के बीच में। तो पेशवा बाजीराव ने किसको मार दिया, बिट्टू जी को भी मार दिया। तो उसके बाद जो रूलर बने वो कौन बने, यशवंतराव होलकर बने। तो यशवंतराव होलकर इसके बाद बने, और इनको बहुत ज्यादा योद्धा कहा जाता है। कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भाई आपका यशवंतराव होलकर के बारे में, कि इनको मध्य भारत का, सेंट्रल इंडिया का, जो मध्य भारत है या मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया, ये दोनों वर्ड ही आ जाए आपको, तो इसके नेपोलियन का संज्ञा दी गई है। तो मध्य भारत का नेपोलियन कौन है, तो यशवंतराव होलकर है। यशवंतराव होलकर कौन से, तो जो आपके तुकोजीराव होलकर के 4 बेटों में सबसे छोटे बेटे कौन से थे, यशवंतराव होलकर थे। काफी ज्यादा जो है डिप्लोमेटिक थे, काफी वॉरियर थे, और इन्होंने अपनी गद्दी जो है बचा ली थी। किससे, जो इस समय बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे। तो इनके समय जो है बोला जाता है कि मराठास की जो थी, होलकरों की, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। मतलब इस समय कई अटैक्स भी हुए थे, लेकिन उसके बाद भी ये काफी स्ट्रांग हुआ करते थे। तो इसमें याद रखेंगे कि यशवंतराव होलकर जो थे, यशवंतराव होलकर के समय कौन सा युद्ध हुआ था, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के बाद एक संधि हुई थी जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। तो जो यशवंतराव थे, यशवंतराव
के ही समय, याद रखना है अच्छे से कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। होलकर कौन से थे? तो दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय होलकर होंगे आपके कौन? यशवंतराव होलकर, जो सबसे छोटे बेटे थे। इन्होंने बहुत ही चालाकी से अपना राज्य वापस से स्थापित कर लिया था, क्योंकि पेशवा बाजीराव को इन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी, उनको जो है इनके भाइयों का जो है एक तरीके से बदला भी बाद में लिया था, लेकिन उस समय उनको लग रहा था कि इनको भी ना मार दिया जाए, तो इन्होंने चिट्ठी लिखी और पेशवा बाजीराव की तारीफें कर दी थी। फिर इनको जो गद्दी मिल गई थी। फिर बाद में यशवंतराव होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को भी हराया, दौलतराव सिंधिया को भी हराया। और दौलतराव सिंधिया जो थे वो जिन्होंने यशवंतराव होलकर के दूसरे भाई मल्हार राव को मार दिया था, तो इन दोनों का ही बदला, और बिट्टू जी को भी मार दिया था, इन दोनों का बदला किसको हरा के लिया? पेशवा बाजीराव और दौलतराव सिंधिया। यही दोनों जो है जब ये हार गए थे तो पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास चले गए थे और अंग्रेजों से एक संधि कर ली थी, बसीन की संधि, जिसको सब्सिडरी अलायंस कहा जाता है। और उसके विरुद्ध में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तब कौन राजा थे? तो यशवंतराव होलकर थे। और जो राजपुर घाट की संधि थी, राजपुर घाट की संधि में देखा जाए तो होलकर झुके नहीं है, होलकरों ने ये संधि भले करी थी। इस संधि में 4 शर्तें हुआ करती थी कि बूंदी, राजस्थान में बूंदी की पहाड़ी से उत्तर का क्षेत्र अंग्रेजों का और दक्षिण का पूरा क्षेत्र, मतलब राजस्थान से लेकर मालवा तक का पूरा क्षेत्र किसके पास होगा? यशवंतराव होलकर के पास। इसलिए तो इनको नेपोलियन कहा जा रहा है, मध्य भारत का, सेंट्रल इंडिया का नेपोलियन। दूसरी बात, अंग्रेजों ने इनसे शर्त रखी थी कि आप ब्रिटिश के अलावा किसी से व्यापार ना करें। तो यशवंतराव होलकर की स्थिति काफी मजबूत थी दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में। सभी जो मराठा थे, जैसे कि हम बात करेंगे, जब सिंधियाओं में आप पढ़ते हैं तो सिंधियाओं में जो थे दौलतराव सिंधिया जो थे, सूरजी अंजन गांव की संधि करके आ गए थे, जिसके बाद बैजाबाई इनको छोड़कर भी चली गई थी। लेकिन राजपुर घाट की संधि कोई झुका नहीं रही थी होलकरों को। ये संधि भले हुई थी दूसरी आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, लेकिन ये संधि में जो है मजबूत पक्ष कौन सा था? यशवंतराव होलकर का ही था। तो ये भी एक बात याद रख लीजिए। इसके बाद देखिए, इन्हीं के समय जो है 2 छतरियां जो हैं बनाई गई हैं। तो एक जो है ये आप इंदौर में देखेंगे तो कृष्णाबाई की छतरी है। कृष्णाबाई की छतरी कहां मिलेगी आपको? ये इंदौर में ही मिलेगी, कान नदी के किनारे है। तो ये कृष्णाबाई कौन थी? तो कृष्णाबाई जो है बताई जाती है यशवंतराव होलकर की पत्नी थी। तो इनकी जो छतरी है वो कहां है? इंदौर के जो है कान नदी के किनारे है। इसके अलावा जो इनकी बेटी थी, यशवंतराव होलकर की जो बेटी थी उनका नाम था भीमाबाई। इनकी जो बेटी थी भीमाबाई, और भीमाबाई का जो बेटा था उसका नाम था चिमना जी अप्पा जी बोलिया। तो बोलिया सरकार की छतरी, बोलिया सरकार की जो छतरी है ये भी इंदौर में ही है। ये आपको एमजी रोड पर मिलेगी इंदौर के अंदर। तो ये बोलिया सरकार की छतरी भी जो है वो किसके समय बनी गई है? यशवंतराव होलकर की जो बेटी थी भीमाबाई, और भीमाबाई का जो बेटा था उनका नाम था चिमना जी अप्पा जी बोलिया सरकार। तो बोलिया सरकार की छतरी आपको एग्जाम में आएगी। तो ये भी कहां है? इंदौर में है। किसके समय? यशवंतराव होलकर के समय थी। और इसके अलावा जो कृष्णाबाई की छतरी जो उनकी पत्नी थी उनकी भी छतरी यहां पर देखने मिलती है। तो समझ में आ रहा है आपको दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन सा शासक था? तो उस समय जो शासक थे उनका नाम था यशवंतराव होलकर, जिन्होंने संधि कौन सी की थी? राजपुर घाट की संधि की थी। तो ये देखने मिलता है। नेक्स्ट जो है, जब हम बात करते हैं तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ये कब हुआ था? 1818 में के समय जो है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है हुआ था। 2 संधियां हुई थी जिससे मराठा खुश नहीं थे। ट्रीटी ऑफ नागपुर और साथ में ट्रीटी ऑफ पुणे। ये 2 संधियां करी थी अंग्रेजों ने, किसके साथ? मराठाओं के साथ। और मराठा इन संधियों से खुश नहीं थे, तो फिर सारे मराठाओं ने अंग्रेजों से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा था, जिसमें हार गए थे। तो उसके बाद उस समय जो शासक थे मल्हार राव होलकर, उनके समय तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हुआ? तो यशवंतराव होलकर के समय हुआ। तो यशवंतराव होलकर मजबूत शासक थे, लेकिन मल्हार राव होलकर को बताया जाता है कि मल्हार राव होलकर जो थे उतने मजबूत नहीं थे। तो इन्होंने एक संधि करी थी, ट्रीटी ऑफ मंदसौर। मंदसौर की संधि हुई थी इस समय, और मंदसौर की संधि के बाद इन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर से कहां बदल ली? तो महेश्वर से वापस से इंदौर हुई है। तो समझने वाली बात है, कैपिटल्स पे क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहले जो है कौन सी राजधानी हुआ करती थी? इंदौर। अहिल्याबाई होलकर लेके गई महेश्वर। फिर जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ
तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो है महेश्वर से कहां लेकर आ गए, ये मंदसौर की संधि में अंग्रेजों ने इनसे बोला कि आप महेश्वर से निकलकर इंदौर आ जाइए। तो ये घटना हुई थी किसके समय, मल्हारराव होलकर तृतीय के समय, द्वितीय या तृतीय दोनों कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तुकोजी राव के बेटे का नाम भी मल्हारराव था, तो कई जगहों पर इनको सेकेंड भी कहा जाता है, थर्ड भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है आए थे एक शासक जिनका नाम था यशवंतराव होलकर। इन्होंने बहुत सारी इंदौर में बिल्डिंग्स बनवाई हैं, शिवाजी राव होलकर, सॉरी। तो शिवाजी राव होलकर यहां पर जो है इसको शिवाजी राव कर लेंगे, शिवाजी राव होलकर। तो शिवाजी राव होलकर जो थे, शिवाजी राव होलकर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डर हुआ करते थे। तो जैसा कि मैंने आपको लिस्ट बताई थी शुरू में भी, आप देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि हम कौन कौन से रूलर्स तक पहुंच गए। तो यहां पर हमने बात करी थी मल्हारराव होलकर, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। फिर मालेराव होलकर, उन्हीं के जो पेरेंट थे, मतलब जो पिता थे वो खांडेराव थे, अहिल्याबाई, तुकोजी। फिर यशवंत राव के समय हमने बात करी कि यशवंत राव के समय कौन सा युद्ध हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और मल्हारराव होलकर के समय जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है। अब देखेंगे आप, तो इसके बाद जो है एक शासक और बने थे जिनका नाम था तुकोजी राव होलकर, और तुकोजी के बाद बने थे शिवाजी राव होलकर। ये तुकोजी राव होलकर के समय ही क्या घटना हुई थी, तो आपका 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, यहां तक आपकी बात हो गई है। तो ये जो है शिवाजी राव से पहले कौन थे, तो तुकोजी राव द्वितीय थे। और तुकोजी राव द्वितीय ने कब से कब तक शासन किया, 1844 से 1886 तक। इसके बाद 1886 से 1886 से 1903 तक कौन ने शासन किया, शिवाजी राव होलकर ने। तो तुकोजी राव होलकर के पास एक ये फैक्ट याद रख लीजिए, 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति जो थी वो हुई थी। और इसके समय ही इन्होंने खंडवा इंदौर रेलवे लाइन, खंडवा इंदौर रेलवे लाइन जो थी उसके लिए 1 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए थे। जो खंडवा इंदौर, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में रेलवेज जो स्टार्ट हो गया था डलहौजी के समय, तो 1857 से पहले रेलवेज का काम भी चालू हो गया था। और 1857 की क्रांति में तुकोजी राव होलकर जो थे, उनकी जो सेना थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी। इन्होंने अंग्रेजों से कह दिया था कि सेना पे मेरा कंट्रोल नहीं है। बाद में वो ग्वालियर भी गए थे। तो तुकोजी राव द्वितीय के समय 1857 की क्रांति होना, रेलवेज के लिए पैसा देना, ये सारी चीज हुई। और इन्हीं के बेटे थे कौन, शिवाजी राव होलकर, जिनको कहा जाता है बहुत बड़े बिल्डर थे, बहुत बड़े स्थापत्य कला जितने भी इंदौर में देखने मिलती है वो इन्हीं के समय बनाई गई थी। बहुत सारी चीजें इन्होंने बनवाई हैं। तो इसी में अगर आप देखेंगे तो लाल बाग पैलेस जो है, लाल बाग पैलेस इन्हीं के समय जो है बनाया गया। इसके अलावा इंदौर में जो है बताया जाता है कि एक हॉल था जिसका नाम था एडवर्ड हॉल। ये जॉर्ज 5 आए थे, जॉर्ज पंचम जिनको कहा जाता है, कि ये जब इंदौर आए थे तो उनके लिए ये एडवर्ड हॉल बनाया गया था। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी हॉल, एमजी हॉल कहा जाता है, टाउन हॉल कहा जाता है। तो ये शुरुआत करी थी शिवाजी राव होलकर के समय। और शिवाजी राव होलकर के बाद तुकोजी राव होलकर थर्ड जब थे, तुकोजी राव होलकर थर्ड जब थे, उनके समय ये कंप्लीट हुआ था। तो ये जो है बनवाया किसने था, शिवाजी राव होलकर ने अपनी लाइफ में बनवाया था। बाद में इनके समय इसका जो है, इसमें जॉर्ज 5 आए थे जो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स हुआ करते थे, और एडवर्ड हॉल नाम था। लेकिन 1948 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी के नाम पर एमजी हॉल, महात्मा गांधी हॉल जो है इसको कहा जाता है, या टाउन हॉल कहा जाता है। इसमें 2000 लोग लगभग जो है, इतनी कैपेसिटी है कि 2000 लोगों को ये ले सकती है। और इस पे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, एग्जीबिशंस आज की डेट में होते रहते हैं। तो इंदौर की का टाउन हॉल काफी फेमस है। और इसी के पास जो रोड है उसको एमजी रोड कहा जाता है, ये भी बाद में बदला गया था। तो ये जो है, इसके बाद गद्दी आई किसके पास, शिवाजी राव। सबसे पहले हमने बात करी तुकोजी राव द्वितीय 1844 से 1886 तक रहे। उससे पहले मल्हारराव थे, और उसके बाद शिवाजी राव बने। और शिवाजी राव के बाद गद्दी किसके पास आ गई, तुकोजी राव होलकर तृतीय के पास। तुकोजी राव होलकर भी तृतीय कुछ समय के लिए शासक रहे, 1926 तक, 1903 से 1926 तक ये शासक रहे। उसके बाद जो है 1926 के बाद जो है 1926 में यशवंत राव होलकर द्वितीय बने, जिनको मॉडर्न इंदौर का, मॉडर्न इंदौर जो हुआ इसके निर्माणकर्ता वो कौन है, यशवंत राव होलकर द्वितीय हैं। काफी बड़े, इन्होंने भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज करवाई है इंदौर में। साथ साथ ये काफी नेशनलिस्ट थे, मतलब राष्ट्रवादी थे।
इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जितने भी राजा महाराजाओं में बोला जाता है कि जो विलय पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, जब भारत आजाद हुआ था तो ये 3 चॉइसेस माउंटबेटन प्लान के तहत थी कि कोई भी जो रियासत है वो चाहे तो इंडिया में आ जाए, चाहे तो पाकिस्तान में चले जाए, चाहे तो स्वतंत्र रहे। तो ज्यादा से ज्यादा जो रियासतें थी वो रहना चाहती थी स्वतंत्र। लेकिन यशवंतराव होलकर जो थे वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया और ये भारत में आना चाहते थे। इन्होंने जो इनका अंतिम काल भी था तब भी इनको पता था, इन्होंने बहुत सारे जो है वेलफेयर काम कराए हैं। इंदौर के अंदर जो MY हॉस्पिटल है, महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल, इन्होंने बनवाया था। उस समय एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ करता था रेसिडेंसी में। और ये काफी नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, भारत के लिए इनका बहुत ज्यादा प्रेम था। महात्मा गांधी के नाम पर ही इन्होंने जो है आपका एडवर्ड हॉल जो था, MG हॉल जो बाद में हो गया महात्मा गांधी हॉल, वो भी इन्होंने ही ट्रांसफर किया। इंदौर की जनता को जो है पानी की समस्या ना हो उसके लिए इन्होंने यशवंत सागर डैम बनवाया है। यशवंत सागर लेक अगर हम देखेंगे तो यशवंत सागर गंभीर नदी के ऊपर है, जो किसने बनवाया था, तो वो भी यशवंतराव होलकर ने बनवाया है। दूसरा, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बताया जाता है कि यशवंतराव होलकर ने जो है भारत को पूरी तरीके से असिस्टेंस दिया था, बहुत सारी आर्थिक मदद भी की थी। और हिटलर के अगेंस्ट की हिटलर ना जीत जाए तो उसके लिए मदद भी किसने करी थी, महाराजा यशवंतराव होलकर ने। तीसरी अगर हम बात करें तो MY हॉस्पिटल का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो एशिया का उस समय सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, 7 स्टोरी जो है उस समय हुआ करता था, आज भी इंदौर में है MY हॉस्पिटल। और सबसे पहले जो है जिस राजा ने भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र पे साइन किए थे वो भी कौन थे, तो महाराजा यशवंतराव होलकर द्वितीय थे। इनको मॉडर्न इंदौर का जो है निर्माणकर्ता कहा जाता है। बहुत सारा वेलफेयर का काम किया इंदौर की होलकर टीम, एजुकेशन, बहुत सारे काम इनके देखने मिलते हैं। तो बाद में जब सेंट्रल इंडिया बना था, मध्य भारत बना था, तो उसके उच्च राज्य प्रमुख भी हुआ करते थे, क्योंकि 6-6 महीने 1956 से पहले जो मध्य भारत था वो पार्ट बी के अंदर हुआ करता था। तो उसकी 6 महीने राजधानी ग्वालियर रहा करती थी और 6 महीने इंदौर रहा करती थी। तो उप राज्य प्रमुख के पद पर भी रहे थे कौन, यशवंतराव होलकर सेकंड। तो ये जो है होलकरों के बाद जो है 1940 मतलब सबसे पहले साइन इन्होंने किया और 47 के बाद इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जब तक 71 तक प्रिवी पर्सेस चलती थी, तो इस तरीके से इनको भी कई तरह के बेनिफिट्स रहे, लेकिन ये काफी राष्ट्रवादी थे। तो ये जो है होलकरों का पूरा ट्री है। तो हमने जो आज बात करी है वो होलकर्स में कहां से बात करी थी, तो होलकरों में आपको जो देखना है, पूरा लेक्चर तो है, सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं, लेकिन जो फोकस करिए सबसे ज्यादा मल्हार राव पर। मल्हार राव के बाद खांडे राव, माले राव इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद जो है आप अहिल्याबाई होलकर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़कर जाइए। अहिल्याबाई होलकर के बाद तुकोजी राव होलकर हुए, लेकिन तुकोजी के बाद जो है आपको मेनली देखना है यशवंतराव होलकर को फर्स्ट, जिनको नेपोलियन से कंपेयर किया जाता है। फिर मल्हार राव थर्ड के समय या मल्हार राव सेकंड के समय जो है क्या हुआ, 1800 वो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिसमें मंदसौर की ट्रीटी इन्हीं के समय साइन हुई थी। इसके अलावा तुकोजी सेकंड के समय जो है, तुकोजी सेकंड के समय 1857 की क्रांति, रेलवे का निर्माण, MTH हॉस्पिटल, जय विलास पैलेस, ये कुछ जो थे ये चीजें इनके समय हुई हैं। और तुकोजी के बाद कौन बना, तो तुकोजी के बाद जो है शिवाजी राव बने, जिन्होंने लाल बाग पैलेस बनवाया था। शिवाजी राव का बस बिल्डिंग्स आप जरूर देख कर जाइए। और फिर जो है आपको यशवंतराव सेकंड के बारे में पढ़ना है। तो ये पूरा होलकर वंश है यशवंतराव सेकंड तक। तो इतने सारी चीजें जो हैं अगर आप पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स में आप इनके आंसर जरूर बना सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देख कर जाइए, सारी चीजें आपको समझने आ जाएंगी। और लेक्चर को 1-2 बार और भी देख लीजिएगा तो चीजें आपको और भी क्लैरिटी से समझने आ जाएंगी। अगर आपको ये हमारी सीरीज अच्छी लग रही है, इसमें और भी अगर आपको कोई टॉपिक्स लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। MPPSC के लिए ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड सेशन है कि हमारा 19 जून के पेपर में जो भी क्वेश्चन आए इन रियासतों से अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूं, और भी मैं टॉपिक्स जो है डाइवर्स हम लोग इस पे लेते रहेंगे जो MPPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सीरीज को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसको शेयर करिए। अगर आपको इसमें और भी कोई चीजें लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर इंक्लूड करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।